कोई वेक्टर फील्ड ए है तो उस वेक्टर फील्ड का कर्ल, ठीक है, वेक्टर फील्ड का कर्ल और उसका भी आपका जो सरफेस इंटीग्रल है वो बराबर होगा जो भी आपके पास क्लोज सरफेस है उसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल। तो इसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद देखिए कि किस तरीके से ये जो है यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम है। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्टोक्स थ्योरम पर जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी कराऊंगा और जितनी भी थ्योरम्स हैं जैसे डाइवर्जेंट थ्योरम है और उस गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम है, उसके अलावा जो ग्रीन्स थ्योरम है उस पर भी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सपोज करते हैं कि कोई हमारे पास क्लोज सरफेस है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल एक सरफेस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हम लोग इसे डिनोट कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये एक एस सरफेस है, ठीक है, ये एक एस सरफेस है और इसके चारों ओर ये क्या है, बाउंड्री है। यहाँ पर ये इसके चारों ओर यहाँ पर बाउंड्री है। अभी इस तरीके से यहाँ पर ये बाउंड्री है इसकी, इस क्लोज सरफेस की। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस को मैं बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे बीच से दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो अभी वेक्टर फील्ड यहाँ पर चल रहा था ये इस तरीके से जो बाउंड्री पे, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करेगा बाउंड्री पर। यहाँ पर ऐसी सेम इसका जो वेक्टर फील्ड था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करेगा, ये देखिए। और यहाँ पर जब मैं इसे तोड़ूंगा तो इसके बीच में जो लाइन इंटीग्रल बन रहा है, यानी कि जो लाइन बन रही है, इस पर जो वेक्टर फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके जो वेक्टर फील्ड है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके साथ में क्या है, यहाँ पर अपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है S1 मान लेते हैं और ये जो है S2 मान लेते हैं। इसके अलावा अभी जो हमने ये पूरा होल जो यहाँ पर सरफेस लिया था, इस सरफेस का जो बाउंड्री थी उसको मैं बोल देता हूँ C। तो यहाँ पर बाउंड्री जो हो जाएगी वो C2 हो जाएगी और ये हो जाएगी C1, ठीक है। इस पार्ट की अलग हो गई और इस पार्ट की अलग हो गई बाउंड्री। तो यहाँ पर ये जो था ये एक दूसरे के अपोजिट है वेक्टर फील्ड, तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब मैं आपको और समझाता हूँ थोड़ा डीपली। तो यहाँ पर सपोज करिए ये हमारे पास एक इस समय एक क्लोज सरफेस है। चलो ये डायग्राम में आपको प्रूफिंग के टाइम पर आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं पहले, फिर ये डायग्राम में उसी समय समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये जो सरफेस थी इस सरफेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, S1 और S2 में। तो अभी मैं यहाँ से जो इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड है इसको मैं उठा रहा हूँ और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम LHS, ठीक है। राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, सॉरी RHS, तो RHS ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लाइन इंटीग्रल, ये इसकी बाउंड्री है C, ठीक है। तो DR का मतलब R समझ रहे हो, ये जो लेंथ हो गई इस जो ये सरफेस है इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ है R, ठीक है। ऐसे इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी और इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो R2 हो जाएगी इसकी बाउंड्री की, जो ये S सरफेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ADR। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ना, ये तो फिलहाल क्या है, लाइन इंटीग्रल है, वो भी किसका लाइन इंटीग्रल है, इस पूरी क्लोज सरफेस का लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड द बाउंड्री C of
सरफेस एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस। तो इसमें जो आपका निकल कर आ रहा है इंटीग्रल वो है ये वाला इंटीग्रल। तो ये जो इंटीग्रल है ये पूरे जो आपका क्लोज सरफेस है इसका इंटीग्रल है ADR। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, इसी सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक S1 सरफेस में और एक S2 सरफेस में। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं S1 की बात करता हूं तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड द बाउंड्री S1, अगर S1 सरफेस का लाइन इंटीग्रल यहां पर निकालूं तो वो कितना होगा, ध्यान से समझना। ये देखिए क्लोज सरफेस C1 और ये हो जाएगा ADR1। ठीक है, ये आपके इस पार्ट का लाइन इंटीग्रल हो गया। ये पार्ट जो है, ये वाला लाइन इंटीग्रल जो है यहां पर ये इतना हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड की तो यहां पर देखिए द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड द बाउंड्री S2 सरफेस। ठीक है, अगर S2 की बात करें तो इसके लिए इंटीग्रल कितना हो जाएगा आपका, क्लोज सरफेस और ये यहाँ पर C2 आएगा या ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ADR2। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इसका जो लाइन इंटीग्रल है इसका और इसका लाइन इंटीग्रल, इन दोनों का ज्वाइंट करके लाइन इंटीग्रल इस पूरी सरफेस के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये जो लाइन इंटीग्रल होगा पूरा होल इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए इसकी ये जो बन के आ जाएगी इक्वेशन, वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, क्लोज सरफेस C ADR इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस C1 ADR1 प्लस क्लोज सरफेस C2 ADR2। तो हमें ये पता चल गया कि अगर मैं इस सरफेस को S1 और S2 में तोड़ दूं तो S1 का जितना लाइन इंटीग्रल होगा और S2 का जितना लाइन इंटीग्रल होगा उन दोनों का मिक्सअप, यानी कि उनको अगर मैं जोड़ दूं तो उनका लाइन इंटीग्रल जो होगा पूरे होल जो क्लोज सरफेस है, ये वाली क्लोज सरफेस, इसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है यहाँ पर। अब हमें समझना है इसके आगे की प्रोसेस क्या है। तो एक बात आप समझिए कि अगर इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों के जोड़ने से ये पूरी कहानी आ रही है, तो अगर मैं ये जो सरफेस थी पूरी, इस सरफेस को मैं और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इस तरीके से, यहाँ पर और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तब जितने भी पार्ट्स बनेंगे ये वाली जितनी भी सरफेसेस बनेंगी, मान लीजिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये जो सरफेस है बीच में ये सरफेस, ठीक है, तो जितनी भी सरफेसेस बनेंगी और उनका भी जो लाइन इंटीग्रल होगा उन सब का जो समीशन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस पूरी बड़ी सरफेस के लाइन इंटीग्रल के इक्वल। क्यों होना चाहिए, देखो कैसे, अगर सपोज कीजिए मान लीजिए इसका वेक्टर फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर फ्लो करेगा और यहाँ पर भी इस तरीके से डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे ही इसका ही हो जाएगा और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इसका ही है। तो इस तरीके से ये वाला जो बीच वाले थे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो कुल मिला के अंदर का जो लाइन इंटीग्रल है वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल और केवल ये बाउंड्री एरिया बचेगा आपका, ये जो सी एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सी एरिया बचेगा। और यही लाइन इंटीग्रल जो था इस सरफेस का था, ध्यान से देखिए।
तो यानी अगर मैं इन सब का लाइन इंटीग्रल को इक्वल कर दूं तो ये किसके इक्वल होंगे, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल होंगे। तो बस मुझे यही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं आगे इसको करता हूँ सॉल्व और अच्छे से समझिएगा। मान लेते हैं कि जैसे हमने दो पार्ट्स किए थे इसके S1 और S2, अब मान लीजिए इसके हम पार्ट्स कर रहे हैं। मान लीजिए हमने जो पार्ट्स किए हैं इसके वो है S1, S2, S3 और S4। ऐसे ही करते करते कहीं पर इनिशियल पॉइंट आ रहा है SI। ऐसे ही करते 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 SN तक हमने इसके जो पार्ट्स किए हैं, मतलब कि इसको हमने डिवाइडेड किया है एरिया में। ये स्मॉल एरियाज हैं S1, S2, S3, SI। ऐसी इनके जो बाउंड्रीज हैं वो हो जाएंगे आपकी C1, C2, C3, C4 डैश 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 CI प्लस CN तक। तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्या तक चली गई, CN तक चली गई। तो अगर मैं बात करूं इसके टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल लाइन इंटीग्रल की अगर बात करूं मैं सरफेस के टोटल लाइन इंटीग्रल की अगर मैं बात करता हूं किसी सरफेस के, किसी क्लोज सरफेस के, तो वो होगा आपका क्लोज सरफेस CA dr, जो इक्वल होगा आपके इन सभी लाइन इंटीग्रल के समीशन के। तो यहां पर देखिए क्लोज सरफेस C1 A प्लस क्लोज सरफेस C2 A प्लस क्लोज सरफेस C3 A ऐसी डैश 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 प्लस क्लोज सरफेस CI, ये इनिशियल पॉइंट को मैं दर्शा रहा हूं यहां पर, ठीक है, ADRI प्लस ऐसी डैश 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 करके जाएगा कहाँ पर, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा n तक, जहाँ तक अनंत तक की बात कर रहे हैं, इन्फानाइट तक की बात कर रहे हैं, तो CN तक जाएगा ADRN, यहाँ तक चला गया। तो ये जो है देखिए इनके समीशन के ही तो इक्वल होगा, ये पूरा बाउंड्री जो एरिया है इसका, बाउंड्री है जो लाइन इंटीग्रल है, तो यहाँ पर तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ADR। और अब गौर से देखिए ये जो हमारी कहानी है ये पूरी की पूरी ये अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ये सब क्या हो रहे हैं, आपस में पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब कि ऐड हो रहे हैं। तो एडिशन को हम समीशन के भी थ्रू दिखा सकते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n, ठीक है, I = 1, ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी है, I से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ले रहा हूँ SI और लाइन इंटीग्रल C और ADRI/SI। तो ये जो समीशन था इसका पूरा का पूरा समीशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ वी नो डेट CADR, और ये जो हो जाएगा आपका लिमिट SI एक्सटेंड टू 0, अभी मैं बताऊंगा क्यों हुआ ऐसा, और CADR/SI। अब देखिए ये जो लिमिट थी हमने क्यों लगा दी, ये जो सिग्मा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिग्मा, इस सिग्मा के रिगार्डिंग हमने क्या किया, लिमिट लगा दी। क्योंकि जो SI है, SI जो है, SI बहुत छोटा है n की तुलना में, SI जो है बहुत छोटा है n की तुलना में, और वो एक्सटेंड हो रहा है कहाँ की ओर, 0 की ओर। तो लिमिट को मैंने SI करके एक्सटेंड कर दिया है 0 की ओर, और ये वाला जो SI है वो नीचे रखा है मैंने ADR करके। अब हमें क्या करना है, आगे की कहानी करनी है, ठीक है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी जो होती है वो ADR, ये इक्वल होती है आपके जो ये आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कर्ल A के। तो ये इसके इक्वल हो गई। तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके साथ में एक आउटवर्ड नॉर्मल भी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगली लाइन में सिंपली ये ऐसे ही हो जाता है जैसे इसकी स्टेटमेंट है, एस कर्ल ADS,
तो यहाँ पर आके आपका जो स्टोक्स थ्योरम है यहाँ पर प्रूफ हो जाती है, क्योंकि यही पार्ट हमारा चलता रहा लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है प्रूफ करनी है स्टोक्स थ्योरम।